सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्शन इस साल का। क्लियर है? आगे आने वाले एग्जाम, जितने भी एग्जाम होंगे अभी उसमें 5-6 महीने में, इससे नो डाउट एक ना एक क्वेश्चन आना क्या है आपके लिए कंपलसरी है। तो देखते हैं आपका विधानसभा चुनाव 2023। ठीक है, विधानसभा चुनाव 2023। सबसे पहली बात कि विधानसभा चुनाव कितने राज्यों में हुए, है ना? 2023 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हमारे पास हुए? तो टोटल है कितने स्टेट? 9। टोटल कितने स्टेट है? 9 स्टेट, जिसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे येलो कलर में आपको दिख रहा है मई और जून 2023। इसमें 4 राज्यों में क्या हुआ आपका इलेक्शन। ठीक, दूसरे दिसंबर में कितने राज्य? 5। तो 2023 में विधानसभा चुनाव कितने राज्यों में हुए? 9। यदि क्वेश्चन आता है मई जून में कितने राज्यों में हो तो 4, नवंबर दिसंबर में कितने राज्यों में हुए? 5। तो विधानसभा चुनाव 2023 कितने स्टेट? 9 स्टेट। तो पहले देखते हैं कि भाई 4 स्टेट में कौन कौन से वो स्टेट हैं। ये दिख रहा है आपको, पहला कर्नाटक, दूसरा मेघालय, ये कौन सा स्टेट है आपका? मेघालय के नीचे आपको मिल रहा है कौन सा? त्रिपुरा, और ये आपका है नागालैंड। तो ये वो 4 राज्य जहां पे मई जून में विधानसभा चुनाव हुए। दूसरा दिसंबर में देखते हैं कहाँ कहाँ चुनाव हुए। तो आपका राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है, और आपका मिजोरम। ये कौन सा आपका? मिजोरम। तो ये हैं आपके 5 स्टेट। कौन कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपका मिजोरम, 5। तो कितने? 9। याद रहेगा। सबसे पहले मई जून में कहाँ कहाँ हुए, फिर दिसंबर में, क्लियर? तो 4 + 5। अब क्वेश्चन आता है कि भाई विधानसभा चुनाव करवाता कौन है? हमारे पास 2 आयोग होते हैं, एक तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग और एक होता है आपका राजकीय निर्वाचन आयोग। 2 निर्वाचन आयोग। तो भाई दोनों निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य निर्वाचन कराने का ही काम है। तो कौन कराता है विधानसभा चुनाव? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा, विधानसभा चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये सारे चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत, नगरीय निकाय, क्लियर, ये सारे चुनाव कौन कराता है? राजकीय निर्वाचन आयोग। क्लियर? दूसरी चीज अब देखते हैं हम आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये कैसा एक संवैधानिक है, एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 324 to 329 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए आर्टिकल दिए हुए हैं। और किसी भी ऐसा आयोग या कमीशन जिसका उल्लेख संविधान में है वो क्या होगा? संवैधानिक। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है या कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कौन सा आर्टिकल? 324 to 329 भाग 15। अब देखते हैं कि भाई कितने मेंबर इसमें होते हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास ये जो निकाय है वो 3 सदस्यीय है। कितना? 3। कितने सदस्य होंगे आपका? 3। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्य की भी, लेकिन राष्ट्रपति पहले अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और अध्यक्ष की सलाह से 2 अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन ये तीनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होते। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर
नियुक्त नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या तो वो समझ लीजिए 64 ईयर्स के हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं तो 1 साल के लिए रहेंगे, जरूरी नहीं कि वो 6 साल ही रहे, या तो 6 साल रहेंगे और 65 ईयर्स उनको कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 साल हो गए तो वो अपने पद से हटा दिए। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज क्या देखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, किसका कार्यकाल है ये? अध्यक्ष और सदस्य का, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राजीव कुमार। वर्तमान अध्यक्ष कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। 2 सदस्य, पहले अनूप चंद्र पांडे और दूसरे अरुण गोयल। अब यही भी हम जानते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में रीना बाबा साहब कंगाले का नाम आपको याद रखना है। रीना बाबा साहिब कंगाले, रीना बाबा साहब कंगाले कौन है ये? छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले। नेक्स्ट देखते हैं भाई, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम क्या है? आचार संहिता, आचार संहिता लागू कराना। दूसरा, निर्वाचक नामावली, भाई कि कौन कौन वो आपके पास क्या है, उम्मीदवार है, उनसे रिलेटेड सारी चीजें, है ना। वोटर लिस्ट चालू कराना, योग्य मतदाताओं की सूची, फिर आपका चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, उसके अलावा चुनाव तिथि, मतगणना, ये सारे कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग। चलिए आगे नेक्स्ट, अब देखते हैं राष्ट्रीय दल, जो अभी चर्चा में है, राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल, हमेशा क्वेश्चन आता है कि कितने राष्ट्रीय दल हैं, और राष्ट्रीय दल है तो ऐसी कौन सी कैटेगरी उन्होंने फिल करी है कि उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, और नेशनल पार्टी दर्जा देने का कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का कार्य कौन? निर्वाचन आयोग। चलिए देखिए आप, राष्ट्रीय दल वर्तमान में हमारे पास 6, कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिसको आप जानते हो आप, आम आदमी पार्टी। आप, आम आदमी पार्टी 2023 में सबसे नया राष्ट्रीय दल में शामिल हुए हैं। कौन से राज्य के इलेक्शन के बाद? गुजरात। गुजरात राज्य के इलेक्शन के पश्चात किसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ? आम आदमी पार्टी आप, जिसका गठन 2012 में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। फिर आपका बहुजन समाज पार्टी, नेक्स्ट नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 4 नंबर में आपका सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। 2 पार्टी हमारे पास, 2 सीपीआई पार्टी, एक है आपके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विदाउट, है ना, मार्क्सवादी नहीं। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास जो राष्ट्रीय दल में शामिल है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमने कहा कि कोई तो शर्तें होंगी जिनको फिल करने के पश्चात ही निर्वाचन आयोग उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा देगा। तो देखते हैं कौन कौन से शर्तें, कौन कौन। चलिए, पहला, 3 राज्यों में, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, 3 राज्यों के लोकसभा सीट का 2% सीट उस पार्टी के पास होना चाहिए। मतलब कितने सीट? 11। कितने सीट होने चाहिए? 11 सीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3
स्टेट के लोकसभा सीटों का 2%, ठीक है, कितना 2% इनके पास होना चाहिए। 3 राज्यों में लोकसभा सीट का 2% इनको प्राप्त होना चाहिए, मतलब 11 सीट। दूसरी चीज, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% मत इनको प्राप्त होना, जितना भी मत पड़ रहा है उसका कितना 6%, या लोकसभा में कम से कम कितनी सीट, 4 सीट। 3 हमारे पास क्या है शर्तें। पहली शर्तें, 3 राज्यों में लोकसभा सीट का 2% या 11 सीट। दूसरा, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मत, जितना भी मत है उसका 6% मत इनको प्राप्त होना चाहिए, या लोकसभा में कम से कम 4 सीट। दूसरा, और तीसरा, 4 या उससे अधिक राज्यों में, 4 या उससे अधिक राज्यों में राजकीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। पहला क्या, 3 राज्यों में लोकसभा का 2%, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत, या लोकसभा का 4 सीट, या फिर तीसरा, 4 या उससे अधिक राज्यों में राजकीय दल का दर्जा प्राप्त हो। तो ये अगर फुलफिल कर रहे हैं, तीनों में से कोई एक भी, ये नहीं कि तीनों एक साथ, तीनों में से कोई एक भी अगर वो राजकीय दल है ना, या वो पार्टी फुलफिल करता है, तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दे दी जाएगी। इनको क्या फायदा होता है कि अपने चुनाव चिन्ह का सिलेक्शन खुद से कर सकते हैं। बाकी पार्टीज को चुनाव चिन्ह या उनसे जुड़े हुए मुद्दे निर्वाचन आयोग द्वारा ही तय किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गए हमारे पास राष्ट्रीय दल। कितने हमारे पास राष्ट्रीय दल? 6। आगे अब हम देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कब क्या हुए, इलेक्शन हुए नवंबर दिसंबर में, जहां जहां। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। फेज, मध्य प्रदेश में एक राउंड में हुआ है, एक फेज में, राजस्थान में एक, और तेलंगाना में एक, मिजोरम में एक। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पे 2, ठीक है, 2 फेज में क्या हुए, इलेक्शन हुए हैं। अब देखते हैं कब कब यहाँ पे क्या हुआ, मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर, फिर आपका तेलंगाना 30, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर। इससे अब क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला, छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज के चुनाव के दिन या उस दिनांक में अन्य किस राज्य में मतदान हुए? मिजोरम। क्लियर है? दूसरा, जब छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर या दूसरे फेज का चुनाव हुआ, उसके साथ अन्य किस राज्य में क्या हुए आपके मतदान हुए? मध्य प्रदेश। क्लियर? आपको कभी भी स्टेट और चुनाव दिनांक के साथ मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो 7 तारीख को छत्तीसगढ़ और मिजोरम, 17 तारीख एमपी और छत्तीसगढ़ सेकेंड फेज 70 सीट में, तीसरा 25 नवंबर राजस्थान, 30 नवंबर तेलंगाना। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अनाउंसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान में भी आपका बीजेपी, ठीक है, राजस्थान में आपका क्या है बीजेपी, तेलंगाना में आपके पास है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में है ना बीजेपी, ठीक, और आपका मिजोरम में अभी आपके पास जोराम आपका पीपुल्स पार्टी, ठीक है, जोराम पीपुल्स पार्टी। लेकिन दूसरी चीज आप यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे चुनाव हुए तब वहां पे कौन कौन सी पार्टी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान में आपका कांग्रेस, तेलंगाना में आपका
बहुजन BRS है ना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, और यह आपका मिजोरम। चलिए यहाँ पर स्टार अब हमने क्यों लगाया ये देखिए। चलिए मिजोरम अब आता है, हमने लिखा है यहाँ पे डिक्लेरेशन या काउंटिंग डे। आपको को पता होगा कि 3 दिसंबर को हर जगह क्या हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, लेकिन मिजोरम में 4, मिजोरम में कब 4 दिसंबर 2024 को क्या हुआ, रिजल्ट आउट हुआ। बाकी ये 4 स्टेट में आपका 3 दिसंबर 2023, 24 नहीं करना, 2023। अब बात करते हैं कि भाई कौन से राज्य में कितनी सीट्स है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230, राजस्थान 200, तेलंगाना 119, छत्तीसगढ़ 90, मिजोरम 40। मिजोरम में कितने 40। अब यहाँ पे एक चीज आप और देखिए कि जो चुनाव हुए, चुनाव या मतदान, ये कितने सीट पे हुए हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीट पे मतदान हुए, राजस्थान में याद रखेंगे 199 सीट पर मतदान हुआ। एक सीट पर मतदान नहीं हुआ क्योंकि वहां के जो उम्मीदवार थे उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए आप याद रखेंगे यहाँ पे मतदान नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। कहाँ, राजस्थान में एक सीट का, तो टोटल कितने 199। तेलंगाना में हमारे पास 119, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में आपका 40। बाकी जगह जितने सीट उतने जगह में क्या हुआ है आपके पास चुनाव। बस आपको याद रखना है क्या, राजस्थान में 199। दूसरा क्वेश्चन, एक तरफ आपका विधानसभा सीट और दूसरी तरफ राज्य। दूसरा कि कितने सीटों पर मतदान हुआ, तो आप याद रखेंगे राजस्थान में 200 सीटों पर मतदान नहीं हुआ है, 199 सीट। चलिए आगे। अब निर्वाचन आयोग ने 2023 में चुनाव में परेशानियों से बचने के लिए कुछ ऐप लॉन्च किए। ठीक है, तो देखते हैं वो ऐप कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला आपका सिटीजनशिप विजिल ऐप। आचार संहिता के उल्लंघन, आचार संहिता के उल्लंघन पर उसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये कौन सा ऐप है आपका, सिटीजन विजिल ऐप। दूसरा ऐप हमारे पास सक्षम मोबाइल ऐप। दिव्यांग मतदाताओं, कितने दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी जानकारी और उनके समस्याओं के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया था वो कौन सा आपका, सक्षम मोबाइल ऐप। दूसरा सुविधाएं, मतलब आपको सुविधा देना है कि भाई आपका नामांकन कहाँ है और आपको अनुमति कहाँ से मिलेगी। ये सारी सुविधाएं किसके लिए थी, आपके मतदाताओं के लिए। नेक्स्ट है आपका KYC ऐप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका फुल फॉर्म है नो योर कैंडिडेट। इस ऐप में आपके क्षेत्र के उम्मीदवार या जिस भी उम्मीदवार के बारे में आप जानना चाहते हैं उनसे सारी चीजें उनसे रिलेटेड इस ऐप में बताई। तो सबसे पहले सिटीजनशिप विजिल ऐप याद रखेंगे, आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही। सक्षम मोबाइल ऐप, सक्षम दिव्यांगों के लिए सहायता के लिए सक्षम करना है उनको। तीसरा सुविधा, नामांकन और अनुमति देने के लिए। और KYC नो योर कैंडिडेट, बस ये याद रखना, उम्मीदवारों से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आपके पास है KYC ऐप। आगे नेक्स्ट देखते हैं अब आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आपका शुभंकर सुनई चिरई, क्या आपका चुनई चिरई, याद रखेंगे ये आपका चुनई चिरई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 चुनई चिरई, याद रखना, कहीं सुनई लिखा रहेगा, कहीं मुनई लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रह सकता है। तो चुनई चिरई, क्या चुनना है, चिड़िया। ठीक है, चिड़िया क्या कर रही है आपका, चुन रही है, इसलिए चुनई चिरई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का क्या है, ये शुभंकर है। चलिए आगे। अब देखते हैं कि एक्शन में छत्तीसगढ़ में चुनाव 2023
दिसंबर में हुए 90 सीटों के लिए, और आचार संहिता यहाँ पे लागू हो गया था 9 अक्टूबर 2023। आचार संहिता कब लागू हुआ? 9 अक्टूबर 2023। इसके साथ ही नोटिफिकेशन डेट, अब देखो फेज वन में हमारे पास कितनी सीट? 20 सीट। फेज 1 में कितने सीटों में चुनाव हुआ? 20। और फेज 2 में 70 सीट। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देखते हैं हम अधिसूचना कब जारी हुई या नोटिफिकेशन डेट। 31 अक्टूबर पहले फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए 21 अक्टूबर। कब कब? 13 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, इस दिन क्या हुआ आपका? नोटिफिकेशन जारी। दूसरा स्टार्ट ऑफ नॉमिनेशन, है ना, नामांकन भरने की तिथि कब प्रारंभ होती है? 13-21, ठीक है, 13-21, ठीक है। फिर आपका लास्ट डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन 20 तारीख, 20 अक्टूबर प्लस 10 कर दीजिए आपका 30 अक्टूबर, 20 अक्टूबर 30 अक्टूबर, 20 सीट 70 सीट। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी, है ना, ऑफ नॉमिनेशन, क्लियर है, ये भी आपका 21 अक्टूबर और आपका 31 अक्टूबर 10। यहाँ पे आ देखेंगे कि एक्चुअल में जो भी नामांकन भर रहे, नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर और आपका 31 अक्टूबर। इसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है ना, विथड्रॉल, मतलब आप क्या कर रहे हैं, नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद। यहाँ पे 21 के बाद 23 अक्टूबर, ठीक, और यहाँ पे 31 के बाद 2 दिन आपका 2 नवंबर 2023। तो अधिसूचना जारी 13 अक्टूबर फर्स्ट पेज के लिए, दूसरे पेज के लिए आपका क्या 21 अक्टूबर। दूसरी चीज स्टार्ट ऑफ नॉमिनेशन 13 अक्टूबर 21 अक्टूबर। फिर आपका लास्ट डेट ऑफ फिलिंग, है ना, तो यह आपका 20 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। नामांकन पत्रों की जांच 21 जस्ट 1 दिन बाद, ठीक है। फिर आपका नामांकन वापस लेने के बाद 2 दिन बाद कर रहे हैं आप 23 अक्टूबर और 2 नवंबर। अब बात आती है कि भाई मतदान किस दिन हुआ, तो 20 सीटों के लिए मतदान हुआ 7 नवंबर 2023 और 70 सीटों के लिए 17 नवंबर 2023। और छत्तीसगढ़ में जो वोट काउंटिंग है वो आपका हो रहा है 3 दिसंबर 2023। सभी राज्यों में रिजल्ट 3 दिसंबर 2023 को आए, एक्सेप्शनल है आपका मिजोरम। कब आए वहां पे? ठीक है, मिजोरम पीपुल्स पार्टी वहां। चलिए आगे चलिए अब यहाँ से, चलिए देखिए नेक्स्ट। अब देखते हैं नेशनल आइकॉन, है ना, और स्टेट आइकॉन कौन कौन है। चलिए देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकन और आपका स्टेट आइकन क्या कहते हैं, कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था ताकि वो लोगों को मतदान करने के लिए क्या कर सके, जागरूक कर, लोग उनको देख के क्या करें, आपका मतदान। तो सबसे पहले स्टेट आपका राष्ट्रीय नेशनल आइकॉन की बात करते तो वो है राजकुमार राव। ठीक, इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम है न्यूटन, और न्यूटन मूवी में उन्होंने एक चुनाव अधिकारी का रोल प्ले किया था और उसी मूवी से इनको क्या किया था, दिया गया था। और वो मूवी किससे रिलेटेड है, चुनाव, ठीक है, बस्तर क्षेत्र में जो चुनाव किस तरीके से होता है इस मूवी में दिखाया गया है। तो राजकुमार राव आपके क्या है, नेशनल आइकन इनको बनाया गया था। अब बात करते हैं हम स्टेट आइकन की। तो सबसे पहले है विजय शर्मा। कौन? विजय शर्मा। विजय शर्मा मास्टर शेफ, इनका प्रोफेशन क्या है, मास्टर शेफ, मास्टर शेफ विजय शर्मा। दूसरे आपके चित्रसेन साहू, पर्वतारोही है, चित्रसेन साहू। तीसरी है सबा अंजुम, हॉकी प्लेयर, सबा अंजुम हॉकी खिलाड़ी या हॉकी सबा अंजुम। नेक्स्ट हमारे पास ममता चंद्राकर, छत्तीसगढ़ की लोक गायिका, छत्तीसगढ़ की लोक गायिका, और ये वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति भी है। कौन? ममता चंद्राकर, छत्तीसगढ़ की लोक गायिका। नेक्स्ट इज स्टार्ट, आपको याद रखना है स्टार मार्क करके, विद्या राजपूत का नाम, विद्या राजपूत।
विद्या राजपूत को वर्तमान में कमला भसीन पुरस्कार, कौन सा? कमला भसीन पुरस्कार 2023 प्राप्त होगा। विद्या राजपूत, जानते हैं विद्या राजपूत के बारे में? विद्या राजपूत एक्चुअल में कहाँ की हैं? बस्तर। विद्या राजपूत कहाँ की? बस्तर। थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर, ये एक थर्ड जेंडर है और थर्ड जेंडर को इक्वालिटी दिलाने के लिए, समानता लाने के लिए क्या करती है? कार्य करती हैं। इसीलिए इनको कमला भसीन पुरस्कार दिया गया है। और कमला भसीन पुरस्कार है क्या? दक्षिण एशिया का लैंगिक समानता लाने के लिए जो व्यक्ति इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। और ओवरऑल इंडिया में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली विद्या राजपूत, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्या राजपूत याद रखना, विद्या राजपूत। आपको और भी लोग मिलेंगे विद्या नाम से। तो विद्या राजपूत, तो स्टेट आइकॉन कौन कौन? पहले विजय शर्मा, विजय शर्मा मास्टर शेफ है, उनका प्रोफेशन। चित्रसेन साहू पर्वतारोही, सवांजुम हॉकी प्लेयर, ममता चंद्राकर लोक गायिका और विद्या राजपूत आपका ट्रांसजेंडर है एक। और इनको कमला भसीन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है, जो बस्तर की निवासी है। इंडिया में पहला जिनको कमला भसीन पुरस्कार दिया गया है। कमला भसीन पुरस्कार किससे रिलेटेड है? लैंगिक समानता के लिए कार्य करने हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। तो स्टेट आइकॉन कितने? 5। नेशनल आइकॉन कौन है आपके? राजकुमार राव। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, तो सबसे पहला तो शुभंकर क्या है हमारे पास? चुनई चिरई, जो आपने देखा। अब बात करते हैं कुल मतदान केंद्र। 90 सीटों के लिए कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? तो 24,109। कितने मतदान केंद्र? 24,109। अब जब आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ, पहले कितनी सीट के लिए? 20 सीट के लिए और दूसरे में 70 सीट। तो प्रथम जो 20 सीट के लिए मतदान केंद्र बनाए गए थे 5,303, 5,303 और 70 सीटों के लिए 18,806, 18,806 और 24,109 टोटल मतदान केंद्र, जो 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे अधिक है, क्योंकि उस समय आपका कम मतदान केंद्र थे। ये है आपका 24,109, उस समय थे आपके 23,677। क्लियर है? तो ज्यादा हुए, तो आपको लास्ट का याद नहीं रखना, बस ये याद रखना लास्ट जो विधानसभा हुआ था चुनाव, 5वां विधानसभा चुनाव, उससे अभी के मतदान केंद्रों की संख्या ज्यादा है। उस समय एक ही चरण में चुनाव हुआ था, अभी 2 चरण में चुनाव हुए हैं। पहले 20 सीटों के लिए मतदान केंद्रों की संख्या 5,303 और दूसरा आपके पास है 18,806। इंपॉर्टेंट चीज, दोनों में एक याद होगा तो माइनस करके आपको आंसर मिल जाएगा। या कूट में आपका तीनों आ सकता है। टोटल इतने थे, है ना? प्रथम चरण में 5,303, दूसरे चरण में 18,807 कर दिया, क्या पता। क्लियर है? क्या पता आप यहाँ पे सोचो कि ज्यादा होगा, इसलिए एक डेटा आपको याद करना जरूरी है। 24,109 टोटल, पहले चरण में 5,303, दूसरे चरण में 18,806। क्लियर? आगे अब देखते हैं मतदान केंद्र। तो मतदान केंद्र जो सबसे ज्यादा फेमस या जो इम्पोर्टेंट है, तो सबसे छोटा मतदान केंद्र, सबसे छोटा मतदान सेराडांड, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। सेराडांड में केवल वोटर कितने थे? 5। कितने वोटर? 5। इसमें मेल और फीमेल भी देख लो, मेल थे आपके 2 और फीमेल 3, तो केवल 5 लोगों के लिए यहाँ पे मतदान केंद्र बनाया गया था। सेराडांड कहाँ? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्लियर? सेराडांड सबसे छोटा मतदान केंद्र। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मतदान केंद्र है ना, वो हमारे पास है रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र। ठीक, जो विधानसभा क्षेत्र वो कौन सा हमारे पास? रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र।
रायपुर उत्तर, रायपुर में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण सभी है, तो आपको याद रखना है आपका नॉर्थ। ये जो विधानसभा क्षेत्र है कंप्लीटली महिलाओं द्वारा क्या था आपका प्रबंधित था, प्रतिबंधित लिखा गया, इसमें क्या था प्रबंधित। तो पूरा प्रबंध कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी, कोई भी पुरुष ना की नियुक्ति यहाँ पे है नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जिसका पूरा प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया गया, कौन सा है आपका रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र, रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र। और ऐसे मतदान केंद्र जो कंप्लीटली महिलाओं द्वारा ठीक है चलाए जा रहे थे, ऐसे मतदान केंद्र को संगवारी मतदान केंद्र की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में आगे जानेंगे। अब देखते हैं सर्वाधिक मतदान कहाँ हुए, कुरुद, सर्वाधिक मतदान कुरुद, सेकंड सिहावा और तीसरा खरसिया। कुरुद में लगभग 92% मतदान हुए हैं। कुरुद कहाँ है, धमतरी जिले में। कुरुद कौन से जिले में, धमतरी, सिहावा, धमतरी और खरसिया रायगढ़। तो सबसे ज्यादा मतदान केंद्र कौन से विधानसभा क्षेत्र में हुआ मतदान, कुरुद, दूसरा सिहावा और तीसरा खरसिया। अब देखते हैं न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम जो मतदान कौन से विधानसभा क्षेत्र में हुए, बीजापुर। इसमें सिर्फ आपका 44% ही क्या हुआ, मतदान हुआ। दूसरा रायपुर उत्तर जो कंप्लीटली महिलाओं द्वारा, ठीक, और तीसरा है रायपुर पश्चिम। तो सर्वाधिक मतदान कुरुद, सिहावा, खरसिया, सबसे कम बीजापुर, रायपुर और रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम, ठीक, रायपुर नॉर्थ और आपका रायपुर, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखते हैं संगवारी मतदान केंद्र, जिसको पहले विधानसभा में आप किस नाम से जानते थे, पिंक बूथ, ठीक है। सबसे पहले 2018 में हुआ था विधानसभा चुनाव 5वीं, उसमें इसको पिंक बूथ नाम से जाना जाता था, जो महिलाओं द्वारा, हाँ पिंक बूथ। लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया है, संगवारी मतदान केंद्र। तो देखिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, हमारे पास 90 विधानसभा क्षेत्र है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 कितने 10 ऐसे मतदान केंद्र थे जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित। मतलब कितने मतदान केंद्र हर विधानसभा क्षेत्र में, 10। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने 90, तो टोटल मतदान केंद्र कितने हो गए, संगवारी मतदान केंद्र 900, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में संगवारी मतदान केंद्रों की संख्या कितनी है, 900, जिसमें से आपका याद रखेंगे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने, 10। तो इस टाइप का अलग अलग डेकोरेट होता था हर जगह संगवारी मतदान केंद्र। पहले विधान इसको पिंक बूथ नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे दोनों। नेक्स्ट चलते हैं आपका। अब देखते हैं कि पहले चरण में मतदान कितने प्रतिशत हुए, दूसरे चरण में और ओवरऑल। तो आप याद रखेंगे पहले चरण में मतदान हुआ है 76.47, कितने सीटों में, 20 सीटों में, या 7 नवंबर। क्वेश्चन 7 नवंबर को मतदान का प्रतिशत क्या था, 76.47। 70 सीटों में या 17 नवंबर को मतदान का प्रतिशत 75.88, और कुल मतदान हम देखते हैं 90 सीटों के लिए, कितने सीटों के लिए, 90 सीटों के लिए। तो ओवरऑल मतदान का प्रतिशत है 76.31, कितना है 76.31। दूसरी चीज 2018 और 2023, 2018 में जो मतदान का प्रतिशत था 76.88%, और वर्तमान में आपको दिख रहा होगा 76.31%। एक्चुअल में आप देखेंगे 57%, ठीक है, 0. आपका 57% जो है मतदान क्या हुआ आपका ज्यादा हुआ है, याद रखना। सॉरी हाँ, ये क्या हुआ आपका कम हुआ है। तो ये याद रखेंगे 2018 में जो मतदान था ये क्या हुआ था आपका ज्यादा हुआ था, और वर्तमान में मतदान क्या हुआ आपका कम हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले चरण में 76.47
और दूसरे चरण में 75.88 और ओवरऑल 76.31। पहले चरण में कितना 76.47, दूसरे 75.88 और ओवरऑल 76.31। ये इंपॉर्टेंट सबसे क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि 7 नंबर पूछा है कि 17 नंबर पूछा है कि 93, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज आपको पूछा जाएगा उसमें टिक करना है। ये नहीं कि मेरे को तो याद है, पता चला यही परसेंटेज है और हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हो 76.31 हम सही बना के आए हैं। चलिए, है ना। अब देखते हैं रेनबो मॉडल आपका पोलिंग स्टेशन क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी दिव्यांग, ठीक है, किसके लिए बनाया, एक मिनट सॉरी, ये बनाया गया था आपका ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है। ये जो पोलिंग बूथ है ये किसके लिए बनाया गया था, ट्रांसजेंडर के लिए, और स्पेशली ये बनाया गया था आपका पखंड के लिए बनाया गया था, ये ट्रांसजेंडर, ठीक है। इंद्रधनुष मतदान केंद्र पखांजूर, जिला कौन सा, कांकेर। यहाँ पे ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया था, देख रहे हो रेनबो कलर में उसको डिजाइन भी किया गया है। तो ये आपका है रेनबो या इंद्रधनुष मतदान केंद्र। और दूसरा क्या था, एक संगवारी मतदान केंद्र, ठीक है। चलिए, इसी से एक चीज और जान लीजिए आप लोग। जब मतदान केंद्र की बात कर रहे हैं तो एक चीज और जानिए आप, मतदाता मित्र के बारे में जानना है। मतदाता मित्र कौन है, मतदाता। सभी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मतदाता केंद्र थे वहां पे दिव्यांग एवं बुजुर्ग, दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं के सहयोग के लिए, ठीक है, नियुक्त व्यक्ति। तो यहाँ पे याद रखेंगे मतदाता मित्र कौन है, सभी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मतदाता केंद्र थे वहां पे दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाताओं के सहयोग के लिए कुछ व्यक्तियों को क्या किया गया था, वहां पे अपॉइंट किया गया था। उनको क्या कहा गया, मतदाता मित्र। वो मतदाताओं के क्या है, मित्र है, तो क्या करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। चलिए आगे, तो ये हो गया आपका रेनबो मतदान केंद्र। अब देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ में सीटों का आवंटन। तो छत्तीसगढ़ में टोटल हमारे पास कितने सीट, 90, टोटल 90, जिसमें रिजर्व और अनरिजर्व। रिजर्व हमारे पास है 39 है, एसटी 29 और एससी 10 है, एससी और एसटी 29 और 10। अगर आपको रिजर्व पूछेगा तो 39, ये नहीं कि सिर्फ कितना लगा दिए 29, दोनों के लिए रिजर्व है ना। एसटी के लिए पूछा तो 29, एससी के लिए पूछा तो 10, लेकिन आपको टोटल रिजर्व पूछा तो 39 और अनरिजर्व्ड 51, अनरिजर्व 51। चलिए यहीं पे एक चीज जानते हैं हम, जमानत राशि, जमानत राशि, जमानत राशि किसके लिए होती है, उम्मीदवार के लिए होती है, उम्मीदवार जिनको आप क्या करेंगे, वोट देंगे, उनको कुछ राशि ना क्या करने होते, बैंक में डिपॉजिट करना। तो यहीं पे देखो, एक तो आपका है रिजर्व सीट के लिए, ठीक, या जो रिजर्व उम्मीदवार है उनके लिए, और दूसरा आपका अनरिजर्व आपका। तो जो व्यक्ति रिजर्व सीट मतलब एसटी या एससी है उनको केवल 5,000 जमानत राशि देनी होगी, और जो व्यक्ति ओबीसी और जनरल है उनके लिए जमानत राशि कितनी, 10,000 रुपए। इसके अलावा कुछ राशि ऐसी होती है कि भाई खर्च की सीमा ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है कि भाई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। तो इस समय खर्च की सीमा थी 40 लाख
ठीक। रिजर्व के लिए 5,000, अनरिजर्व के लिए 10,000, अनरिजर्व के लिए कितना 10,000 रुपए। ठीक। और खर्च की सीमा कितनी थी 40 लाख। आप 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते रिजर्व सीट 39, अनरिजर्व सीट 59। जमानत राशि उम्मीदवार के लिए होती है, रिजर्व सीट के लिए थी 5,000 और अनरिजर्व सीट के लिए थी 10,000 और खर्च की सीमा कितनी तय की गई थी 40 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं चुनाव परिणाम। चुनाव परिणाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम 90 में से 54 सीट किसको मिले भाजपा और कांग्रेस को कितने मिले 35 और एक सीट मिला आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सीट। तो जानते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या है। देखिए तो गोंगपा इसको बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसका गठन किया गया 13 जनवरी 1991। 13 जनवरी 1991। संस्थापक कौन हीरा सिंह मरकाम। और आप एक चीज याद रखेंगे 91 में आपका छत्तीसगढ़ नहीं बना। यह है मतलब ये आप बोल सकते हो मध्य प्रदेश के कार्यकाल में बना। मध्य प्रदेश जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब से ये पार्टी है 1991 से। हीरा सिंह मरकाम, हीरा सिंह मरकाम इसके फाउंडर। मुख्यालय इनका है कटघोरा, वही कटघोरा जो अहिरन या जटाशंकरी नदी के तट पर है। और कटघोरा कहाँ में पड़ता है आपको कौन से जिले में कोरबा। विधानसभा चुनाव 2023 में एक सीट गोंगपा को प्राप्त हुआ है और कौन सा सीट है वो पाली तानाखार। किसने जीता तुलेश्वर सिंह मरकाम। तुलेश्वर सिंह मरकाम याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका चुनाव चिन्ह है आरी। का चुनाव चिन्ह क्या है आरी। तो संस्थापक कौन हीरा सिंह मरकाम। चुनाव किसने जीता आपका तुलेश्वर सिंह मरकाम। चेंज नहीं करना ठीक है। हीरा सिंह मरकाम फाउंडर, तुलेश्वर सिंह मरकाम वो व्यक्ति जो पाली तानाखार से क्या है आपके विधायक है वर्तमान में। ठीक आगे चलिए अब यहाँ से चुनाव चिन्ह आरी। चुनाव चिन्ह क्या है इनका आरी। चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं रिजल्ट में सर्वाधिक मतों के अंतर से कौन जीते और सबसे कम मतों के अंतर से कौन जीते। तो सर्वाधिक वोट का अंतर रायपुर दक्षिण, रायपुर दक्षिण बृजमोहन अग्रवाल ठीक है वर्सेस राम सुंदर दास। राम सुंदर दास जो वोट का अंतर था वो लगभग कितना है आपका 67,000। बृजमोहन अग्रवाल बनाम राम। ये भी याद रखना है ना आपको किसको हराया भाई, किसके साथ वोटों का अंतर सबसे ज्यादा था। तो यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण वर्तमान में आपकी कैबिनेट में है और वर्सेस राम सुंदर दास। सबसे कम मतों के अंतर से कौन जीते कांकेर में आशा राम। किसको हराया इन्होंने शंकर ध्रुव। इनके बीच केवल 16 मतों का अंतर था। अब यही पे हम जानते हैं कि महिलाओं में ठीक है क्या जानना है आपको महिलाओं में सर्वाधिक मतों के अंतर से कौन जीते और सबसे कम। महिला विधायक। तो महिला विधायक में पहले देखते हैं हम सर्वाधिक मतों का अंतर। सर्वाधिक लक्ष्मी राजवाड़े, सर्वाधिक मतों के अंतर से कौन जीती है लक्ष्मी राजवाड़े। लक्ष्मी राजवाड़े तो वर्तमान में आपका भटगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और कैबिनेट मिनिस्ट्री भी है इनके पास है ना। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सहायता। दूसरा हम देखते हैं न्यूनतम मतों के अंतर से गोमती साई, पत्थल गांव। कहाँ से है आपका पत्थल गांव विधानसभा क्षेत्र। इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हो गया आपका सर्वाधिक वोट। ओवरऑल सर्वाधिक वोटों का अंतर बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर दक्षिण, सबसे कम कांकेर आशाराम, ठीक। लेकिन महिलाओं की बात करें तो सरगुजा संभाग में दोनों, सर्वाधिक लक्ष्मी लाजवाड़े और न्यूनतम गोमती साय। कह रहे हैं यहाँ तक, तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब देखते हैं महिला विधायक। अब क्या देखना है आपको, महिला विधायक कि कहाँ से कौन कौन महिला विधायक है। तो चलिए, हमारे पास टोटल 19, 2023 विधानसभा चुनाव में टोटल कितने महिला विधायक, 19। तो देखते हैं महिला विधायक कौन कौन और कहाँ कहाँ जीते हैं। चलिए संभाग में चलते हैं अपन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका बस्तर संभाग। सबसे पहले कहाँ देखना है हमको, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में पहला कोंडागांव, यह आपका कोंडागांव, और दूसरा कांकेर, कांकेर में भानुप्रतापपुर। दो विधानसभा क्षेत्र में महिला, कांकेर बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में पहला कौन सा क्षेत्र, कोंडागांव, और दूसरा कौन सा, भानुप्रताप। पहले दो देखते हैं कि कौन कौन यहाँ से विधायक है। कोंडागांव लता उसेंडी, कोंडागांव से कौन, लता उसेंडी, और भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी, सावित्री मंडावी, सावित्री मंडावी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लता उसेंडी बीजेपी। तो बस्तर संभाग कंप्लीट। बस्तर में कितने, दो, कौन कौन से, कोंडागांव और भानुप्रतापपुर। कोंडागांव में लता उसेंडी और भानुप्रतापपुर में सावित्री मंडावी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आपका, अब इधर देख रहे हो आप दुर्ग संभाग और इधर है आपका रायपुर संभाग। तो यहाँ से जानते हैं कौन कौन है। पहले विधानसभा क्षेत्र देखते हैं हम कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र। ये दिख रहा है आपको, आपका बालोद, ठीक। बालोद में दो, पहला संजारी बालोद, पहला कौन सा, संजारी बालोद, दूसरा डोंडी लोहारा, संजारी बालोद और डोंडी लोहारा। जैसे आप इधर आ जाइए, यहाँ आपको मिलेगा डोंगरगढ़, राजनांदगांव में डोंगरगढ़, यह आपका है खैरागढ़, और ये आपका कवर्धा, कवर्धा में पंडरिया। यहाँ पे कौन सा, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, खैरागढ़, खैरा, और कवर्धा में कौन सा, पंडरिया। देखते हैं यहाँ कौन है। सबसे पहले हम देखते हैं आपका डोंडी लोहारा, यहाँ से अनिला भेड़िया, डोंडी लोहारा से कौन, अनिला भेड़िया, अनिला। संजारी बालोद, संगीता सिंह, कौन है, संगीता सिंह। डोंगरगढ़ हर्षिता, डोंगरगढ़ में कौन, हर्षिता। खैरागढ़ कौन है, खैरागढ़ में यशोदा, खैरागढ़ में कौन, यशोदा क्या मरकाम, खैरागढ़ में आपका यशोदा। पंडरिया भावना बोरा, भावना बोरा। तो ये हो गया आपका दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कितने आपके पास दिख रहे होंगे, 5। बालोद में 2, डोंडी लोहारा, अनिला भेड़िया, संजारी बालोद है ना, संजारी बालोद संगीता सिंह, डोंगरगढ़ में हर्षिता, हर्षिता पूरा नाम है इनका हर्षिता बघेल, खैरागढ़ में यशोदा, ठीक है, और भावना बोरा कहाँ है आपकी, पंडरिया। ये कंप्लीट होता है आपका दुर्ग संभाग। तीसरा हम चलते हैं रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में केवल दो देखते हैं कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र। पहला आप चलिए धमतरी, धमतरी में सिहावा, धमतरी में सिहावा, और फिर आप चलिए गरियाबंद, गरियाबंद छोड़ दीजिए, फिर आप आ जाइए महासमुंद, महासमुंद में आपके पास सरायपाली, सरायपाली हैं। इन दोनों जगह से कौन कौन है आपके पास महिला विधायक। सिहावा अंबिका मरकाम, सिहावा में कौन, अंबिका मरकाम, और सरायपाली में चातुरी नंद, सरायपाली में कौन, चातुरी नंद। तो रायपुर संभाग से केवल 2, एक कहाँ सिहावा और दूसरा सरायपाली।
सिहावा में अंबिका मरकाम, सरायपाली में चातुरी नंद। नेक्स्ट चलते हैं आपका बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे महिला विधायक हैं? देखिए क्या आपको मिल रहा है, जांजगीर चांपा पामगढ़। जांजगीर चांपा में कौन सा? पामगढ़। क्लियर है। फिर आप आ जाइए सारंगढ़, विलायगढ़ और ये रायगढ़। रायगढ़ में लैलूंगा, रायगढ़ में लैलूंगा। फिर आप आ जाइए, ये आपका सारंगढ़, ठीक, और यहीं पे आपका बिलासपुर संभाग में आपके कितने? 4। देखते हैं कौन कौन। पामगढ़ शेष राज हरवंश। कौन है? शेष राज हरवंश, महिलाएं, ठीक है। शेष राज हरवंश कहाँ से? पामगढ़। शेष राज हरवंश पामगढ़। फिर चलते हैं आपका लैलूंगा, ठीक, लैलूंगा हो गए, विलायगढ़ और आपका सारंगढ़। लैलूंगा में विद्यावती सिद्धार्थ, विद्यावती सिद्धार्थ, लैलूंगा विद्यावती सिद्धार्थ। पहले पढ़े विद्या राजपूत, यही दोनों याद रखना, ठीक है। यहाँ पे विद्यावती सिद्धार्थ और पहले विद्या राजपूत, जो क्या थी? स्टेट आइकन थी। विलायगढ़ से है आपका कविता प्राण लहरे। कौन है? कविता प्राण लहरे, विलायगढ़। सारंगढ़ से है आपके पास उत्तरी गणपत जांगड़े, उत्तरी गणपत जांगड़े, उत्तरी गणपत जांगड़े। तो बिलासपुर संभाग से हमारे पास कितने? 4 महिला विधायक। नेक्स्ट है आपका कहाँ? सरगुजा। सरगुजा संभाग सबसे पहले आते हैं आपका कहाँ? मनेन्द्रगढ़, फिर मेरी भरतपुर, तो यहाँ पे आपका भरतपुर पहला। भरतपुर में कौन? रेणुका सिंह। भरतपुर में कौन है? रेणुका सिंह, रेणुका सिंह भरतपुर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोरिया नहीं, सूरजपुर में 2। पहला है आपका भटगांव, पहला भटगांव, दूसरा प्रतापपुर, दूसरा प्रतापपुर। बलरामपुर में जाओगे सामरी, बलरामपुर में सामरी। फिर आपका इधर दिख रहा है जशपुर। जशपुर में कौन कौन सा क्षेत्र है आपका? एक है आपका जशपुर और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे पत्थलगांव। पत्थलगांव अभी पढ़े थे ना, पत्थलगांव सबसे कम वोटों का अंतर था। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कौन है। भटगांव लक्ष्मी राजवाड़े, लक्ष्मी राजवाड़े, लक्ष्मी राजवाड़े, ये आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री इनके पास है ना, क्या बोल सकते हैं? मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद की क्या है आपके पास? सदस्य, ठीक है। लक्ष्मी राजवाड़े। प्रतापपुर से आपके पास शाकुंतला कोरते, शाकुंतला कोरते कहाँ से है? प्रतापपुर। सामरी से कौन है? बुद्धेश्वरी, ठीक है, बुद्धेश्वरी पैकरा। सामरी से कौन? बुद्धेश्वरी पैकरा। जशपुर रायमुनि भगत, रायमुनि भगत जशपुर। और नेक्स्ट हमारे पास है पत्थलगांव, गोमती साय, गोमती साय, गोमती साय। चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये हमारे पास कितने? 19 महिला विधायक हो गए। अब देखिए पहली चीज, 19 महिला विधायकों में से 8 और 11, ठीक है। 8 हमारे पास महिला विधायक किसकी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और 11 सॉरी, हाँ, तो 8 हमारे पास महिला विधायक हैं, वो किसकी है? बीजेपी की। और 11 है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो भाई कैसे याद रखेंगे कि कौन कहाँ से है? ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या कर देना? सरगुजा संभाग अलग कर दो, ठीक है। क्या करना है आपको? सरगुजा संभाग ये अलग कर दो। तो सरगुजा संभाग में कंप्लीटली जो सीट है वो किसके अंदर आई है? बीजेपी, भाजपा।
तो ये कंप्लीटली 6 के 6 के हैं ये बीजेपी। क्लियर। दूसरा पंडरिया, भावना बोरा बीजेपी, और एक मैंने बताया आपको कोंडागांव लता उसेंडी बीजेपी। तो ये 8 हो गए। बाकी जो बचे वो किसके? कांग्रेस। क्लियर है। तो मैप याद करना है। बस्तर संभाग में 2, फिर दुर्ग संभाग में इधर देख रहे हो आपका 6। क्लियर है। फिर आपके पास रायपुर संभाग में 2, सिहावा और सरायपाली। बिलासपुर संभाग में 4, रायगढ़ में लैलूंगा, सारंगगढ़ में सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, पामगढ़ में शेषराज हरवंश। ये 4 कहाँ? बिलासपुर संभाग। तो आप क्या कर लेंगे, संभाग वार डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपको 19 जो महिला विधायक हैं तो उनका नाम आपको आराम से याद हो जाएगा। दूसरी चीज, सर्वाधिक मतों के अंतर से लक्ष्मी राजवाड़े और सबसे कम गोमती साय, इनका विधानसभा क्षेत्र आपको याद रखना मस्ट है। चलिए आगे, ये लिस्ट है आपका जो आपके फीमेल एमएलए हैं, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। भरतपुर रेणुका सिंह, भटगांव लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर आपका शकुंतला सिंह है ना, पोरते, फिर आपका सामरी उदेश्वरी पैकरा, जशपुर रायमुनि भगत, पत्थलगांव गोमती साय है ना, जो पढ़े हम आपका गोमती साय, और ये यहाँ लक्ष्मी राजवाड़े। फिर आपका ले लूंगा विद्यावती सिद्धार्थ, पामगढ़ से कौन? शेषराज हरवंश। फिर देखिए आपका सारंगगढ़ से उत्तरी गणपत जांगड़े, ठीक है। बिलाईगढ़ से आपका कविता प्राण लहरे। फिर आपके पास पंडरिया भावना वोरा, खैरागढ़ यशोदा वर्मा, ठीक है। डोंगरगढ़ हर्षिता बघेल। फिर आपके पास संजारी वालो संगीता सिन्हा, रोंडी लोहारा अनीता भेड़िया है ना। फिर आपका सरायपाली चातुरी नंद, सिहावा से अंबिका मरकाम, प्रतापपुर से आपका सावित्री मंडावी, और कोंडागांव से लता उसेंडी। सिंपल। तो आपको क्या अलग करना है? सरगुजा संभाग और एक पंडरिया और एक कोंडागांव, ये है आपके भाजपा, ठीक। बाकी कांग्रेस। तो ये टोटल हो गए कितने? 90। चलिए, ये आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर लिस्ट ऑफ आपका छत्तीसगढ़, आप वो देख रहे होंगे टोटल कितने आपके? 12। और ये कितने हैं? 12। तो ये 12 क्यों है या 12 से ज्यादा क्यों नहीं है, तो समझिए। चलिए, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था तो उसमें ये कहा गया कि विधानसभा सीट का ना, जिस राज्य में जितनी विधानसभा सीट है उसका 15% ही कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। कितने? 15%। तो हमारे राज्य में कितने हो सकते हैं? 13। कितने हो सकते हैं? 13। याद रखिएगा, लेकिन इसकी संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे यहाँ 90 है ना, तो हमारे यहाँ कितने? 13 है, लेकिन हम 12 से कम नहीं रख सकते, इसलिए अभी एक सीट क्या है इसमें? खाली है। अभी कितने हैं हमारे पास? 12। कौन कौन है आपके? श्री विष्णुदेव साय जी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। श्री अरुण साव, फिर हमारे विजय शर्मा, ब्रिजमोहन अग्रवाल, फिर राम विचार नेताम, श्री दयाल दास बघेल, श्री केदार कश्यप नारायणपुर से हैं, फिर आपके पास श्री लखनलाल देवांगन, फिर आपके श्री श्याम बिहारी जायसवाल, फिर आपके ओपी चौधरी, फिर आपका लक्ष्मी राजवाड़े, और श्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार से। तो ये हमारे पास क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। कितने हैं अभी वर्तमान में? 12। क्यों है 12? समझ में आ गया। 12 से कम नहीं हो सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने हो सकते हैं? अधिकतम 13। क्लियर है? क्योंकि 15% 90 का। चलिए आगे, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आएंगे। तो मिनिस्ट्री है उनको कुछ क्या दिए जाते हैं? विभाग दिए जाते हैं। तो वो विभाग किसके किसके पास कौन कौन? पहले आपके सीएम विष्णुदेव साय, देखते हैं इनके पास कौन कौन सा विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज विभाग, ऊर्जा जनसंपर्क विभाग। वाणिज्य कर में आप देखेंगे इनके पास है आबकारी, आबकारी इनके पास। क्लियर है? लेकिन दूसरा वाणिज्य विभाग देखेंगे आप, इनके पास है ओपी चौधरी के पास वाणिज्य कर। इनके पास केवल कौन सा वाणिज्य कर है? आबकारी का। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा परिवहन,
अन्य विभाग जितने भी और एक्स्ट्रा विभाग है जो अन्य किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो सबके हेड कौन होंगे? विष्णुदेव साय जी। नेक्स्ट देखते हैं आपका अरुण साव, जो कौन है? आपके उप मुख्यमंत्री हैं। के पास लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, विधि और विधायी कार्य और प्रशासन विभाग। कौन सा प्रशासन? नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन किसके पास? अरुण साव। सामान्य प्रशासन विष्णुदेव साय। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजय शर्मा, जो आपकी वर्तमान 6वीं विधानसभा में गृह मंत्री। होम मिनिस्टर कौन? विजय शर्मा। होम मिनिस्टर विजय शर्मा। इनको और दिया गया है पंचायत और ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और प्रौद्योगिकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा इनके पास, स्कूल नहीं, तकनीकी, टेक्निकल, क्लियर है। उसके अलावा प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट हमारे पास बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण से। बृजमोहन अग्रवाल को सर्वाधिक बजट वाला विभाग दिया गया है। आप बोल सकते हैं स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, ठीक। उसके अलावा धार्मिक न्यास, पर्यटन एवं संस्कृति। धार्मिक, पर्यटन और संस्कृति किसके पास? बृजमोहन अग्रवाल। नेक्स्ट राम विचार नेताम, आदिम जाति, ठीक, कल्याण विभाग। के अलावा अनुसूचित जाति, ओबीसी है ना, अल्पसंख्यक और कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग किसको दिया गया? राम विचार नेताम। दयालदास बघेल, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम और उपभोक्ता संरक्षण विभाग। केदार कश्यप, ठीक, वन एवं जलवायु परिवर्तन। के अलावा जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता विभाग। तो याद रखेंगे सहकारिता किसके पास है? आपके पास केदार कश्यप। लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग। नेक्स्ट हमारे पास श्याम बिहारी जायसवाल के पास है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट चिकित्सा के साथ साथ जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन है वो भी श्याम बिहारी को दिया गया है। नेक्स्ट आपके ओपी चौधरी, अब आप इनको जानेंगे वित्त मंत्री के, वित्त विभाग इनके पास। के अलावा जो मैंने बताया वाणिज्य कर इनके पास है, लेकिन वाणिज्य कर आबकारी, वाणिज्य कर आबकारी विष्णुदेव साय। सामान्य प्रशासन विष्णुदेव साय। नगरीय प्रशासन अरुण साव। दोनों अलग अलग है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे ओपी चौधरी को और क्या क्या दिया गया है? आवास एवं पर्यावरण, ठीक, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजनाएं भी, योजना आर्थिक, आर्थिक भी किससे रिलेटेड है? आर्थिक मतलब आपका इकोनॉमिक, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हो वित्त भी, वाणिज्य टैक्स भी, इसके अलावा योजना आर्थिक और आपका सांख्यिकी विभाग भी दिया गया आपका ओपी चौधरी। लक्ष्मी राजवाड़े एकमात्र महिला, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग। संग्राम वर्मा को दिया गया है खेलकूद और युवा कल्याण, ठीक है, और आपदा प्रबंधन। इसको आपको क्या करना है? सिर्फ रीड करना है। मैच द फॉलोइंग में से आपसे क्वेश्चन आना तय है, क्लियर है। तो आपके कितने टोटल हैं? 12। एक स्थान क्या आपके पास इसमें खाली। तो कौन कौन हो गया? विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले जब रिजल्ट आ गया सब लोग आपका विधायक बन गए, तो विधायक को शपथ दिलाने के पहले एक काम होता है, वो है प्रोटेम स्पीकर का चुनाव। किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव नहीं होगा, क्या होगी? नियुक्ति होगी। क्या होगी? नियुक्ति। जो विधानसभा, जो विधायक होगा, एक तो आयु के आधार पर और विधायिकी के आधार पर जो आपका ज्येष्ठ होगा और श्रेष्ठ होगा उसको प्रोटेम स्पीकर क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो वर्तमान जो प्रोटेम स्पीकर है वो हमारे पास कौन है? राम विचार नेताम। देखो तो प्रोटेम स्पीकर, चलिए जानते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। शपथ भी कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। और शपथ समारोह कब हुआ? 17 दिसंबर 2023। 17 दिसंबर 2023। राज्यपाल हमारे पास कौन? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। इन्होंने शपथ दिलाया किसको? राम विचार नेताम। राम
विचार नेताम। और राम विचार नेताम छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने वाले छत्तीसगढ़ के पहले प्रोटेम स्पीकर बन गए। चलिए अब देखेंगे हम राम विचार कौन सा विधानसभा चुनाव, 6वीं विधानसभा चुनाव। चलिए तो राम विचार नेताम का विधानसभा क्षेत्र रामानुजगंज कहाँ है, रामानुजगंज। अब हम देखते हैं कि कभी भी आपको आ सकता है क्वेश्चन कि शुरू पहली विधानसभा से वर्तमान विधानसभा तक कौन कौन प्रोटेम स्पीकर रहे। तो देखिए एकदम इजी तरीके में इसको याद करिएगा। महेंद्र राजेंद्र को क्या हुआ, बोध हुआ। महेंद्र राजेंद्र को क्या हुआ, बोध हुआ। तो वो कौन से मार्ग पर जाना चाहते हैं, सत्य के मार्ग पर। इसीलिए किसको पुकार रहे हैं, राम को। अब कौन कर रहे हैं विचार, राम विचार कर रहे हैं। क्लियर है। महेंद्र राजेंद्र को बोध हुआ कि कौन से मार्ग पे जाएंगे, सत्य के। इसलिए किसको पुकार रहे हैं, राम को। अब राम क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो पहले महेंद्र बहादुर सिंह, पहले महेंद्र बहादुर सिंह, दूसरा राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, दूसरे कौन है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, तीसरे बोधराम कंवर, चौथे सत्यनारायण सिंह, पांचवें आपके पास रामपुकार सिंह और वर्तमान राम विचार नेताम जिनका विधानसभा क्षेत्र रामानुजगंज चेंज कर देते हैं। ठीक है। 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन, राम विचार नेताम और इनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ, रामानुजगंज। रामानुजगंज कहाँ है, बलरामपुर। कहाँ है आपका ये, बलरामपुर। चलिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। शपथ कौन दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण कब हुआ छत्तीसगढ़ में, 17 दिसंबर 2023। 17 दिसंबर 2023 महेंद्र राजेंद्र को बोध हुआ, सत्य के मार्ग में चलना चाहते हैं, किसको पुकारे, राम को। राम क्या कर रहे, विचार। आगे चले नेक्स्ट। अब देखते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में वर्तमान। चलिए हमारे पास कितने विधानसभा, अभी 6वीं विधानसभा। तो जानना है किसके बारे में, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की भी क्या होती है, नियुक्ति होती है। कौन करता है नियुक्ति, राज्यपाल। नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। क्या यह संवैधानिक पद है, संविधान में इसका उल्लेख है, मतलब ये पद कैसा है, संवैधानिक है और उल्लेख है आर्टिकल नंबर 164। तो हमेशा याद रखेंगे मुख्यमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। विधायक का क्या होता है, निर्वाचन होता है। चलिए तो वर्तमान 2023 विष्णुदेव साय, ये क्या है आपके मुख्यमंत्री। चलिए तो पहली चीज विधानसभा चुनाव 2023 में इनका निर्वाचन क्षेत्र कुनकुरी। निर्वाचन क्षेत्र कहाँ, कुनकुरी, जशपुर जिले। कौन से जिले में है, जशपुर जिले में है कुनकुरी। ठीक, ये आपका जशपुर जिले में है कुनकुरी। हम देखिए ये तो सबको पता है कि विष्णुदेव साय जी का विधानसभा क्षेत्र कहाँ है, कुनकुरी। आप ये भी याद रखना है इनको, इनके अपोजिशन में कौन थे, हाँ इनको हराकर इन्होंने यहाँ से विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की।
तो यहाँ पे विष्णुदेव साय वर्सेस यूडी, कौन? यूडी, याद रखेंगे यूडी मीन्स कौन आता है? बीजेपी से कौन जीते? आपके विष्णुदेव साय। इसके अलावा विष्णुदेव साय पहले अन्य और कौन कौन से पद पर रह चुके, इनका तो क्या क्या, तो याद रखेंगे। सबसे पहले कार्य किया पंच के रूप में, पंच के बाद ये बने सरपंच, पंच के बाद सरपंच। इसके अलावा 2 बार विधायक, विधानसभा क्षेत्र था तब करा, विधानसभा क्षेत्र तब करा। और 90 से 98 तक के विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। इन्होंने विधायक के तौर पर क्या दिया? सहयोग दिया। इसके अलावा 4 बार, कितने बार? 4 बार लोकसभा सदस्य, 4 बार लोकसभा सदस्य, 4 बार लोकसभा सदस्य। और कौन कौन से लोकसभा सदस्य? 13, 14, 15 और 16। कंटिन्यू, 13 से 16, 13वीं लोकसभा, 14वीं और 15वीं और 16वीं लोकसभा सदस्य। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री के पद पर रह चुके हैं ये 2 बार। ठीक है, कौन कौन से मंत्री रहे हैं? ये आपका इस्पात मंत्री। और वर्तमान में आपको पता ही है 2023 में, तो ये उनका बैकग्राउंड है, ये कौन कौन से पद पर कार्य कर चुके हैं। पंच से पहले पंच, फिर सरपंच, विधायक कितने बार? 2 बार, लोकसभा सदस्य कितने बार? 4 बार, केंद्रीय मंत्री 2 बार, और वर्तमान में आपके सीएम है ना। विधायक कितने बार? 2 बार, केंद्रीय मंत्री आपके 2 बार। ठीक, विष्णुदेव जी साय। अब आप लोगों को पता होगा पहली विधानसभा में कौन थे आपके? अजीत प्रमोद कुमार जोगी, दूसरे में रमन सिंह, तीसरे में रमन सिंह, चौथे में रमन, 5वें में भूपेश बघेल, 6वें में आपके। नेक्स्ट देखते हैं उप मुख्यमंत्री, यहाँ पर डिप्टी सीएम। चलिए, पहली चीज, ये जो पद है ये संवैधानिक पद, संवैधानिक नहीं, पद संवैधानिक, क्योंकि इस पद का संविधान में उल्लेख नहीं, पद का संविधान में उल्लेख नहीं है कहीं भी। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री, तो थोड़ा सा वर्तमान में तो हम जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले हमको उप मुख्यमंत्री मिले 5वीं विधानसभा। तो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम कौन? छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीएस सीधे। लेकिन विधानसभा कौन सा? 5वीं विधानसभा, ये नहीं कि पहली विधानसभा नहीं लगाना, तब हमको नहीं मिले। पहले के 4 विधानसभा में हमको कोई भी उप मुख्यमंत्री राज्य में नहीं थे, ये आया है 5वीं विधानसभा से। तब हमारे पास केवल एक उप मुख्यमंत्री, और वर्तमान में कौन सी विधानसभा? 6वीं विधानसभा। और 6वीं विधानसभा में हमारे पास कितने उप मुख्यमंत्री हैं? 2। तो देखते हैं कौन। सबसे पहले विजय शर्मा, विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है इनका कवर्धा। दूसरा अरुण साव, ये कौन है? अरुण साव, विधानसभा क्षेत्र लोरमी, विधानसभा क्षेत्र लोरमी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 6वीं विधानसभा में हमारे पास 2। तो वर्तमान में आपके पास 2 डिप्टी सीएम हैं, और पहले 5वीं विधानसभा में 1। और सबसे पहले डिप्टी सीएम कब आए आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में? 5वीं विधानसभा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के
पहले। आगे चलते हैं। अब देखिए सीएम और डिप्टी सीएम हो गया ये, क्या जाइए जी, आ जाएगा ठीक। चलिए ऐड हो गया ये, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इनको भी शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है यहाँ पे 13 दिसंबर। इंपॉर्टेंट डेट कौन सा? 13 दिसंबर 2023। 13 दिसंबर 2023 को सीएम, ठीक है, प्लस 2 डिप्टी सीएम, इन दोनों को क्या किया गया है? या शपथ, शपथ ग्रहण कहाँ? ठीक है, शपथ ग्रहण कहाँ? साइंस कॉलेज। कहाँ पे? साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज रायपुर। किसके द्वारा? किसके द्वारा कराया गया? किसके द्वारा? राज्य। क्योंकि अभी आपने इससे पहले पढ़ा कौन? प्रोटेम स्पीकर 17 दिसंबर, डिप्टी सीएम और सीएम 13 दिसंबर। चलिए आगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में, विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रमन। रमन, निर्वाचन क्षेत्र इनका राजनांदगांव। अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधान सभा में तो सभी निर्वाचित है, सभी निर्वाचित विधायक अपने में से क्या करते हैं? विधायक अपने में से ही अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का अध्यक्ष का। पहली चीज, जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो वो जो मीटिंग है, पहली मीटिंग, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो ये जो चुनाव हो रहा है उस समय अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रोटेम। और इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष के पश्चात सभी विधानसभा मीटिंग में जो भी असेंबली होगी उसका अध्यक्ष कौन करेंगे? विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है हमारे पास? रमन सिंह। तो ये तो हो गए आपके 6वीं विधानसभा में। तो देखते हैं आपके पास पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं और वर्तमान में कौन सी है? 6वीं। तो पहले विधानसभा में थे आपके पास राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। कौन? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, पहले विधानसभा अध्यक्ष। राजेंद्र, राजेंद्र के बाद महेंद्र, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के बाद है आपका प्रेम प्रकाश पांडे। प्रेम प्रकाश पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे। धर्मलाल कौशिक, धर्मलाल कौशिक, अभी याद कराती हूँ इनका नाम। धर्मलाल कौशिक के बाद आपके पास है गौरी शंकर अग्रवाल। गौरी
शंकर अग्रवाल। एक लास्ट है चरणदास महंत, चरणदास महंत। और वर्तमान में कौन है आपके? रमन, रमन। कैसे याद करेंगे आप विधानसभा अध्यक्ष का? राजेंद्र प्रेम के साथ, एक राजेंद्र प्रेम के साथ कौन से मार्ग पर जाना चाहते हैं? धर्म के मार्ग पर। राजेंद्र प्रेम के साथ धर्म के मार्ग पर जाना चाहते हैं, इसलिए किसके चरण में चले गए? गौरी शंकर की चरण में। और वर्तमान कौन है? रमन सिंह। क्लियर है? तो पहले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, दूसरे प्रेम प्रकाश पांडे, तीसरे धर्मलाल कौशिक, चौथे गौरीशंकर अग्रवाल, पांचवे चरणदास महंत और अभी रमन सिंह। क्या है? तो ये हो गया आपका विधानसभा अध्यक्ष। और ये विधानसभा अध्यक्ष की लिस्ट पहली विधानसभा से आपका 6वीं विधानसभा तक। नेक्स्ट, नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष याद रखिएगा। नेता प्रतिपक्ष, जो प्रतिपक्ष है वो हमेशा विपक्ष अपोजिशन पार्टी का ही होगा। हमारे यहाँ वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष है वो कांग्रेस के होंगे। क्या होंगे? कांग्रेस के। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? चरणदास महंत, चरणदास महंत। लेकिन स्टार्टिंग से देखते हैं हम। सबसे पहले थे आपका नंद कुमार साय, दूसरे महेंद्र कर्मा, तीसरे रविंद्र चौबे, चौथे टीएस सिंहदेव। 5वीं विधानसभा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय हमारे पास 2 नेता प्रतिपक्ष, पहले धर्मलाल कौशिक और दूसरे नारायण चंदेल। पहले धर्मलाल कौशिक, नारायण चंदेल और 6वें आपके चरणदास महंत। ये है आपके पास वर्तमान। तो आप याद रखेंगे 5वीं विधानसभा में हमारे पास 2 नेता प्रतिपक्ष थे। पहले कौन? नंद कुमार साय, वही नंद कुमार साय जिनके नाम से रायगढ़ यूनिवर्सिटी। महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर। फिर आपके पास महेंद्र कर्मा और रविंद्र चौबे। ठीक, टीएस सिंहदेव, धर्मलाल कौशिक, नारायण चंदेल और वर्तमान में चरणदास महंत। रविंद्र चौबे को जानते होंगे? हाँ, ठीक है, ताजा, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपका 6वीं विधानसभा जो चुनाव है उसका फर्स्ट सेशन। ठीक है, देखो 19 दिसंबर से 22 दिसंबर। डेट क्या याद रखना है? 19 दिसंबर से 22, 3 दिन का। ठीक है, विधानसभा सत्र कितने दिन चला? 3 दिन का। ठीक, देखिए तो सबसे पहले डे बाई डे देखते हैं। सबसे पहले 19 दिसंबर 2023 प्रोटेम स्पीकर तो हो गए। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या रहता है? विधायकों को शपथ दिलाना। मेन काम उनका यही है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल क्यों करते हैं? हाँ, विधायकों को क्या करना? शपथ दिलाना। तो 19 दिसंबर को 19 दिसंबर को विधानसभा सत्र चालू हुआ। पहले दिन क्या किया गया? जितने भी विधायक हैं उनको शपथ ग्रहण कराया गया। याद रखिएगा, विधायकों को शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराया गया? प्रोटेम स्पीकर। यहाँ पे राज्यपाल का नाम नहीं है। कौन होंगे आपके प्रोटेम स्पीकर? रामविचार नेताम, रामविचार नेताम। चलिए, तो 6 विधायक ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत में, 31 ऐसे जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, और 52 विधायक ऐसे जिन्होंने आपका हिंदी में, 52 विधायक ऐसे जिन्होंने आपका हिंदी। तो 6 संस्कृत, 31 छत्तीसगढ़ी और 52 हिंदी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 6 विधायकों का नाम जिन्होंने संस्कृत में शपथ लिया। तो यहाँ पे देखिएगा, लता उसेंडी, 2 उसेंडी है, लता उसेंडी और चैतराम उसेंडी। विद्यावती सिद्धार्थ, विद्यावती सिद्धार्थ, केदार कश्यप, खुशवंत साहेब और प्रेमचंद पटेल। लता उसेंडी, चैतराम उसेंडी, विद्यावती सिद्धार्थ, केदार कश्यप, खुशवंत साहेब और प्रेमचंद पटेल। ये 6 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया। 31 ऐसे विधायक जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में और 52 ऐसे जिन्होंने हिंदी में। क्या है? शपथ ग्रहण कब हुआ विधायकों का? 19 दिसंबर 2023। ठीक है,
सीएम और डिप्टी सीएम का 13 दिसंबर, प्रोटेम स्पीकर का 17 दिसंबर। चलिए आगे नेक्स्ट, शपथ ग्रहण तिथि देखते हैं। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का 13 दिसंबर, राज्यपाल द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का 17 दिसंबर, राज्यपाल द्वारा। जो 9 मंत्री है ना, 9 मंत्री जिनको प्रोटेम जिनको मंत्रिमंडल है ना, विभागों का बंटवारा किया गया, उसमें 9 मंत्री और 12 में से 3 तो यही है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है ना, तो यहाँ पे 1 और ये 2 प्लस ये 9, कितने हो गए टोटल 12। तो जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 13 दिसंबर, प्रोटेम स्पीकर 17 दिसंबर, और बाकी जो 9 मंत्री थे उनको 22 दिसंबर 2023 को क्या किया गया, शपथ ग्रहण कराया गया। इन तीनों को शपथ ग्रहण कराया गया किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। लेकिन 19 दिसंबर 2023, ठीक है, इस दिन किसको कराया गया, समस्त विधायक, समस्त विधायक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपका, नेक्स्ट देखिए। अब जो विधानसभा सत्र चला 3 दिन, ठीक है, कब कब 19 से 22 दिसंबर। तो क्या कार्य हुआ, 19 तारीख को तो हमने पढ़ लिया, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ठीक। विधानसभा में दूसरी बार अनुपूरक बजट पेश किया गया, और ये बजट पेश कब हुआ, 20 दिसंबर को, और इसको पास कब किया गया आपका, 21 दिसंबर, ठीक है, 20 और 21। प्रस्तुत कब किया गया, 20 दिसंबर, और विधानसभा में पारित कब हुआ, 21 दिसंबर। अब तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट तो दिख रहा है आपको, हाँ कार्यों, ठीक है, 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए, सबसे बड़ा अनुपूरक बजट। देखिए हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है सभी विभागों के लिए क्या किया जाता है, हम कुछ मनी सेशन करते हैं ना, लेकिन जो मनी सेशन करते हैं वो कुछ टाइम के पश्चात वो मनी क्या हो जाता है आपका, खत्म, पार्ट पार्ट में दिया जाता है आपको। तो फिर से हम क्या करते हैं सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन से पहले, नेक्स्ट सेशन में काम करने के लिए उसका कुछ हिस्सा हम फिर से मांग करते हैं, वही आपका अनुपूरक बजट, क्लियर है। तो अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ में दूसरी बार, और छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, जिसमें आप याद रखेंगे कितना, 12,999, 70,98,800 रुपए। अब इस अनुपूरक बजट में इस विभाग के लिए कितनी राशि दी गई, तो देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना लक्ष्य है इनका 18 लाख लोगों को क्या करना, आवास देना, के लिए आपका लगभग 38,000, आप याद रखेंगे 3799 करोड़ रुपए। बोनस, एक बोनस कौन सा, धान बोनस, धान बोनस जो वितरित किया गया 25 दिसंबर को, उसके लिए 3800 करोड़ रुपए। एक जल जीवन के लिए आपका 1230, और महतारी वंदन जो योजना है उसके लिए भी आपका 1200 करोड़। ठीक, इसके अलावा किसान आपका जीवन ज्योति योजना है ना, उन सब विभागों के लिए भी क्या किया गया, अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो आप ये याद रखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3799, बोनस के लिए, धान बोनस के लिए 3800, और जल जीवन के लिए 1230, और महतारी वंदन योजना के लिए 12। तो क्वेश्चन ये, अनुपूरक बजट में सर्वाधिक राशि किसके लिए पेश की गई, धान बोनस मांग की गई, क्लियर है। चलिए, और बोनस वितरण किया भी गया। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाते हैं हम सुशासन दिवस, और इसी दिन धान बोनस वितरण किया गया, और कौन से गांव में, ग्राम बेंद्री, अभनपुर, और जिला है कौन सा, रायपुर, जिला रायपुर। ठीक, कितनी राशि वितरित की गई, 3716 करोड़, 3716 करोड़, याद रखेगा। अब देखते हैं कि बोनस कौन से ईयर का बोनस दिया गया,
2014, 15 व 2015 लगभग 22 लाख किसानों को, कितने 22 लाख किसानों को दिया गया। उसके अलावा आप याद रखेंगे प्रति क्विंटल कितना रुपए, 300 रुपए ये वितरित किया गया। याद रखेंगे 2014, 2015, 16 ये हो गया आपका सुशासन दिवस। बोनस वितरण कौन से गांव से, बेंद्री, अभनपुर, जिला कौन सा आपका, रायपुर। ठीक है, ये आपके मंत्रिमंडल के क्या है, आपके पास सदस्य हैं जो 12 हैं। केदार कश्यप, ठीक है, केदार कश्यप। रायपुर दक्षिण से ब्रिजमोहन अग्रवाल। बलौदाबाजार से टंकराम, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कौन, दयालदास बघेल। ठीक, फिर आपके पास कौन है, ये विजय शर्मा, कवर्धा है ना यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका आएंगे कहाँ, लोरमी, मुंगेली से लोरमी, अरुण साव। ये कौन है आपके, लखन लाल, ठीक है। ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय, राम विचार नेताम, ये आपके श्याम बिहारी, ठीक। और ये आपका लक्ष्मी राजवान। तो ये आपके कहाँ से क्षेत्र आपको याद रखना है। आपके अभी कितने हैं हमारे पास, 12, क्योंकि 12 से कम